not just a comet, but a messenger from another sun. खगोलीय रहस्यों की इस रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अपने सूरज के परिवार से बाहर भी कोई मेहमान हमारे घर में आ सकता है? जवाब हाँ में है। खगोल विज्ञान के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी है जिसने सभी पुराने दावों को चुनौती दे दी है। एक रहस्यमयी धूमकेतु हमारे सौर मंडल में प्रवेश कर गया है। यह कोई साधारण धूमकेतु नहीं, यह किसी और सौर मंडल से आया हुआ एक अजनबी यात्री है। तो सवाल यह है, क्या यह रहस्यमयी गुत्थी सुलझ गई है? आखिर वह धूमकेतु है कौन, क्या है, कहां से आया है और वह हमारे सौर मंडल में इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? इन सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। यह धूमकेतु कभी सूरज के बहुत करीब आ जाता है तो कभी अचानक बहुत दूर चला जाता है। यह एक तरफ से आता है और दूसरी ओर तेजी से निकल जाता है। आखिर इसकी गति और इसकी दिशा के पीछे का विज्ञान क्या है? क्या हम उस धूमकेतु के बारे में और अधिक जानकारियां जुटाने में सफल हो पाए हैं? यदि हां, तो हम इस खोज में कहां तक पहुंचे हैं? सौर मंडल के अनंत रहस्यों के बीच इस नए मेहमान की पहचान कब और कैसे हुई? इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम आपको इस खोज परक रिपोर्ट में देंगे। हमारे संवाददाता गणपत सिंह मांडोली और किशन वासवानी ने स्वयं माउंट आबू की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में जाकर इस सच का पता लगाया है। उन्होंने वहां के वैज्ञानिकों से बात की और उस विशाल टेलीस्कोप के पास जाकर देखा कि यह सारा काम कैसे होता है। वहां से ही एक्सक्लूसिव जानकारी आई है जो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर का नजारा है। इस चोटी के निकट ही भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की एक बेहद महत्वपूर्ण इकाई स्थित है। इसे हम भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL माउंट आबू के नाम से जानते हैं। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है तब यहां एक अद्भुत नजारा दिखता है। यहां लगे 1.2 मीटर के विशाल टेलीस्कोप का डोम धीरे धीरे खुलने लगता है। यह डोम उसी जानकारी की तलाश में खुलता है जिसे आज हम विस्तार से समझ रहे हैं। वैज्ञानिकों की नजरें उस अज्ञात ऑब्जेक्ट की तलाश में टिकी रहती है जो भविष्य में हमारे आकाश में एक विलक्षण खगोलीय घटना के रूप में दर्ज होगा। इसी PRL में एक ऐसे धूमकेतु का अवलोकन किया गया है जो हमारे सौर मंडल का सदस्य नहीं है। यह धूमकेतु किसी सुदूर दूसरे सौर मंडल से आया है। यह दिखाई तो दे रहा है लेकिन बहुत कम समय के लिए, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति है, इसकी स्पीड है। यह हमारे सौर मंडल के भीतर बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहा था, यानी कुछ ही मिनटों के लिए दिखाई देता है फिर ओझल हो जाता है। इसमें जैसे सूर्य के चारों ओर धूमकेतु होते ही हैं, उनका तो स्टडी रेगुलरली होता रहता है माउंट आबू से भी और बाकी विश्व से जगह से भी। तो ये जो धूमकेतु है ये हमारे सूर्यमंडल का पार्ट नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है और निकल जाएगा, मतलब बहुत ही जल्दी से निकल जा रहा है। तो इसीलिए इसका स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें ये किस तरह से बना और किस तरह से हमारे सूर्यमंडल का जो धूमकेतु है उससे कितना डिफरेंट है, वो पता करने का हमें इंटरेस्ट है इसमें। सबसे पहले ये 11 तारीख को देखा गया, नवंबर में, इसी महीने 2025 में। इसके बाद ये कब दिखा है? ये जैसे इसका डिस्कवरी हुआ 1 जुलाई को, ओके। तो उसके बाद से इसका रेगुलरली ऑब्जर्वेशन चला आ रहा है बाहर के देशों में से और बाकी दूसरे जगह से। 11 नवंबर को इसीलिए दिखा गया क्योंकि वो सूर्य के पीछे था तब तक। उसके बाद से ये अभी नाइट के स्काई में आने लगा है, तो हम उसका रोज अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें हमारे ऑर्बिट, हमारे स्काई की, मतलब इंडिया के स्काई की, तो यहाँ पर ये कितने समय तक दिखा है? तो ये जैसे अभी तो 1-1 घंटा के लिए सुबह सूर्योदय से पहले दिखता है, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा तो नाइट में दिखने लगेगा ज़्यादा। एंड बट
इतना फेंट है, इतना ब्राइट नहीं है जैसे पहले जो दिन में भी देखे गए हैं धूमकेतु, उतना ब्राइट नहीं है बट स्पेशल है। ये धूमकेतु अभी आसमान में होगा क्योंकि अभी दिन है तो हम इसका नहीं देख अवलोकन नहीं कर सकते। इसको हमने नाम क्या दिया है पूरा? इसका नाम है 3i एटलस। ओके, 3i का मतलब है ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके पहले एक इंटरस्टेलर एस्टेरॉयड देखा गया जो कि 2016-17 में देखा गया, और दूसरा है 2i बोरिसोव, वो भी एक धूमकेतु था, उसका भी हमने अध्ययन किया है माउंट आबू से। असल में यह अन्य सौरमंडल का धूमकेतु हमारे सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर तेजी से गायब हो रहा है। अब सवाल यह है कि अजनबी धूमकेतु आया कहां से है? ज्योतिष शास्त्र यानी जोडिक साइंस ये कहता है कि हमारे सौरमंडल में 12 राशियां हैं। इनमें 4 राशियां यानी मूवेबल और स्थिर यानी फिक्स्ड, और साथ ही द्विस्वभाव वाली यानी ड्यूअल बिहेवियर 2 स्वभाव वाली राशियां, ये 3 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें मेष और वृषभ से लेकर मीन तक की राशियां शामिल हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह धूमकेतु सेजिटेरियस यानी धनु राशि की दिशा से हमारे सौरमंडल में प्रविष्ट हुआ है। इस कुशल तारे के अवलोकन माउंट आबू वेधशाला से हुआ है। ये माउंट आबू राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है। वेधशाला माउंट आबू के गुरु शिखर में पिछले 30 साल से ऑपरेट कर रही है। आज के तारीख में हमारे वेधशाला में 4 दूरबीन, 4 टेलीस्कोप हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। 43 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर और 2.5 मीटर। इन दूरबीनों के साथ काम करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं हमारे पास। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पोलरीमीटर हैं, और फोटोमेट्री करने के लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरास भी हैं। वेधशाला में पारस 2 स्पेक्ट्रोस्कोप अभी फ़िलहाल काम कर रही है, जो एशिया की सबसे अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोप मानी जाती है। इसके अलावा LISA EMPOL करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पोलरीमेट्री से हम इंटरस्टेलर मीडिया और चांद के भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, उस पर हम शोध करते हैं। और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लेजर है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है, तारे कैसे बनते हैं, जो हमारा मिल्की वे सौर गैलेक्सी है वो कैसे बनते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इवोल्यूशन कैसे होता है, विकास कैसे होता है, इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग टेलीस्कोप पे इन सब चीज़ों पे शोध होती है। ये पारस 2 जो स्पेक्ट्रोस्कोप है ये कम्प्लीटली इन हाउस बिल्ट है। इसका डेवलपमेंट, डिज़ाइन और बिल्डिंग सारा प्रोसेस इंडिया में हुआ है। मतलब यहीं के वैज्ञानिकों ने यहीं के अभिजीत चक्रवर्ती इसके इस प्रोजेक्ट और इस खोज की कहानी भी बहुत रोचक है। इसे सबसे पहली बार दक्षिण अमेरिका के चिली स्थित एक लेबोरेटरी से देखा गया था। वहां मौजूद शक्तिशाली टेलीस्कोप ने जुलाई 2025 में इसे पहली बार पकड़ा। आपने चैलेंज की बात करी है। एक्चुअली किसी भी ऑब्जर्वेटरी में ये हमेशा आपने देखा होगा बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे रखा जाता है, बड़े हाई ऊंचाई पे। कारण होता है कि हमें वाष्प की कम से कम मात्रा चाहिए होती है, और निर्जन जगह पे रखी जाती है ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि लाइट जो होती है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे कम से कम आसपास की लाइट हो, इसलिए। अब हम आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहेंगे कि क्यों हमारे लिए ये लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जितने भी हम शोध करते हैं, जितने भी हम स्टडीज करते हैं, उनके लिए जो हम अपने यूनिवर्स के दूसरे छोर से भी जो लाइट आ रही है, किसी स्टार से आ रही है, किसी गैलेक्सी से आ रही है, और या किसी स्टार के चारों तरफ जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट की वजह से जो स्टार की लाइट मॉड्यूलेट हो रही है बहुत छोटी सी, वो हम कोशिश करते हैं कैप्चर करने की। तो यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा फेंट लाइट को अपने स्पेक्ट्रोग्राफ, पोलरीमीटर या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें लाते हैं, उसकी डिटेल्ड स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें चैलेंज सबसे बड़ा जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, खास करके अगर माउंट आबू के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ की नाइट स्काई का खराब होता स्तर। नाइट स्काई का खराब होने का स्तर है कि स्तर का मतलब है कि नाइट में आसपास की लाइट हमारे लिए एक पोल्यूशन की तरह काम करती है। जिस हम सिग्नल, फेंट सिग्नल की हम बात करते हैं, जैसे स्टार से आ रहा है, गैलेक्सी से आ रहा है, प्लैनेट के मॉड्यूलेशन से आ रहा है,
वो हमें जो है बाइफरकेट करना, जो अपने लाइट आसपास की लाइट की वजह से, वो बड़ा सबसे बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। तो हमको भी पता है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में विज्ञान की उन्नति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर हम वैज्ञानिक उन्नति चाहते हैं, और उसमें सभी का योगदान होता है, किसी वैज्ञानिक किसी इंजीनियर का ही योगदान नहीं है, आम जनता का भी योगदान है। अगर हम सभी एक साथ मिल के काम कर सकते हैं तो माउंट आबू जैसे प्रिस्टीन जगह से हम बहुत सारी अनेकों अद्भुत खोजों और स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर हम किसी तरीके से इस लाइट पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोग लाइट यूज करना बंद कर दें, इसके कुछ तरीके हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ऐसी लाइट, हमें अननेसेसरी लाइट आसमान में ना डालें। हमारी लाइट जो है शेडेड अगर होगी, अगर हम शेड लगा दें अपने लाइट सोर्स पे, तो क्या लाइट की इफेक्टिव जो इफेक्ट भी अच्छा हो जाएगा और हमारे लिए वेस्ट भी नहीं होगा। लाइट से जो दिक्कत है केवल एक्चुअली हमारे टेलीस्कोप, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि हमें इवन जो वैली, जो सिरोही के साइड वैली है, आबू रोड के साइड वैली है, उन सब रीजन से भी जो लाइट आती है वो स्कैटर होकर के हमारे लिए एक बहुत ह्यूज हैलो बनाती है, जिससे ऑब्जर्वेटरी के लगभग बहुत सारे लो एंगल तक हम ऑब्जर्वेटरी में कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कई बार गाड़ियाँ टूरिस्ट की आ जाती फर्क पड़ता है अगर गाड़ियों की लाइट हमारे टेलीस्कोप के बिल्डिंग के ऊपर या उसकी पेरिफेरी में कहीं भी आती है, तो उससे हमें एक पल्स जैसा मिलता है अपने जो है डिटेक्टर्स में। तो वो जितने देर वो लाइट हमारे आसपास रहेगी, वो डेटा किसी काम का नहीं होता, वो फेंक दिया जाता है। तो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है अगर ऐसा कुछ इंटरफेरेंसेस होते हैं। और हम माउंट आबू प्रशासन की प्रशंसा करेंगे इस बात पे कि उन्होंने जो है इस मामले में जब भी हमारी रिक्वेस्ट आई, दरख्वास्त आई, उन्होंने हमारी सहायता की। और अगर आपके मन में ऐसे ही प्रश्न उठ रहे हैं तो इस रहस्य पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे सौरमंडल की विशालता को समझना होगा। हमारा सौरमंडल अनंत रहस्यों का भंडार है। यहाँ करोड़ों छोटे तारों के अलावा असंख्य धूमकेतु और ग्रह मौजूद हैं और इन पर साल भर शोध चलता रहता है। और कभी हमारे देश में चलता है तो कभी दूसरे देश में वैज्ञानिक इस पे काम करते हैं, नजर रखते हैं। और इसी ग्लोबल रिसर्च के दौरान ये विशेष धूमकेतु पहचान में आया है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि यह हमारे सौर मंडल के सामान्य धूमकेतुओं जैसा नहीं है। इसकी संरचना और इसका रास्ता बिल्कुल अलग है। जब यह पता चला कि यह किसी अन्य सौर मंडल से आया है तो पूरी दुनिया में अलर्ट जारी कर दिया गया। दक्षिण अमेरिका के चिली में दिखने के बाद भारत में इसकी पहली झलक 10 नवंबर 2025 को मिली। जैसे ही भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे देखा, तुरंत दुनिया भर की एस्ट्रोफिजिक्स लेबोरेटरी और स्पेस साइंस एजेंसीज को सूचित किया गया। अब अमेरिका की नासा और यूरोपियन यूनियन की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। भारत का गौरव इसरो भी इस खोज में पूरी तरह जुटा है। इसी महान अभियान में राजस्थान के सिरोही जिले की माउंट आबू की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में जोड़ा है। यहाँ के 1.2 मीटर टेलीस्कोप और उसके वाइल्ड फील्ड इमेजर एफ-लिसा ने 11 और 12 नवंबर की मध्यरात्रि को इसे अपने कैमरे में कैद किया है। और इस धूमकेतु को इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम दिया गया है उसे 3i एटलस कहा जा रहा है। तो 3i एटलस ऐसा धूमकेतु है जो हमारे सूरज के एक छोर से आता है और दूसरी ओर बिजली की गति से निकल जाता है। अब वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम इसे और कितने दिनों तक देख पाएंगे। क्या हमें वह डार्क स्काई मिल पाएगी जिसकी जरूरत ऐसे शोध के लिए होती है। और अंतरिक्ष से आए इस नए नवेले धूमकेतु के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए साफ और अंधेरे आकाश की जरूरत होती है। लेकिन क्या आधुनिक दुनिया की रोशनी हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन रही है? माउंट आबू की पीआरएल ऑब्जर्वेटरी के लिए भी एक समस्या है, क्योंकि अब सिरोही जिले में चारों तरफ फैलता आबादी क्षेत्र और वहां जल रही लाइट्स वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बन रही हैं। यह हाईवे पर लग रही चमकदार स्ट्रीट लाइट्स और घरों की रोशनियां आसमान की स्पष्टता को भी कम कर रही हैं। और जब दशकों पहले माउंट आबू के गुरु शिखर को इस शोध के लिए चुना गया था, तब इतना शहरीकरण नहीं था। तब रात का अंधेरा बहुत घना और साफ होता था, गहरा होता था। और इस ऑब्जर्वेटरी का कंट्रोल रूम भी खास तरीके से बनाया गया है। यहाँ
वैज्ञानिकों को कम से कम रोशनी में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। यहाँ तक कि डोम के पास बने कंट्रोल रूम से एक किरण भी बाहर नहीं जाने दी जाती, ताकि टेलीस्कोप की क्षमता पर कोई असर न पड़े। लेकिन वर्तमान हालात बदल चुके हैं। देर रात तक जलने वाली बाहरी रोशनी आसमान में चमकने वाले तारों और धूमकेतुओं को देखने में अवरोध पैदा कर रही है। इस तरह से ऐसी और भी खोज हमने अगर पहले कभी और भी किसी के लिए की हो, बाकी के जैसे तीसरी बताई जा रही है, उन दो की विशेषता क्या थी जो पिछली हो चुकी है? तो पिछली वाली जो थी पहली वाली जो वन आई, वो पूरा पूरा एस्टेरॉयड ऑब्जेक्ट, तो उसमें ये कुछ पूछ जैसा कुछ भी नहीं था, और ये इतना गति से निकला कि वो हमें तब पता चला जब वो छोड़ के जा रहा था। बहुत ही फेंट ऑब्जेक्ट था, बाई चांस दिख गया वो। और जो दूसरा है बोरिसोव, वो तो एक रशियन ये है, अमेचर एस्ट्रोनॉमर है, उसने खोज किया उसका। एंड उसका भी हम लोग ने बड़े बड़े टेलीस्कोप से लेके हमारे जो टेलीस्कोप है इंडिया में, उनसे स्टडी किया हुआ है। और ये सभी से वही पता चलता है कि जो सूर्य जिस तरह से बना, उसी तरह से बाकी तारे भी बने हैं। सो बहुत कुछ स्पेशल नहीं है सूर्य के बारे में। सर, हमारे क्षेत्र में माना जा रहा है लाइट्स का एक चैलेंज, कहाँ तक आप मानते हैं हम उसे कम कर सकते हैं, और कम हो भी रहा है, या कहाँ तक हम सफल हो पाए उसमें? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। ये हमारे लिए मेजर चैलेंज है, क्योंकि हम जो लाइट देख रहे हैं ये बहुत ही फेंट होते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए हमें बड़े से बड़े और बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से जो लाइट हमारे आसपास में है उसको कम रखने का प्रयास होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बंद होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए, बट लाइट हो, जो भी लाइटिंग हो रही है उसका शेड हो उसके ऊपर, जो नाइट, ताकि वो लाइट ऊपर की ओर नहीं आए। सर, हमारी जो ऑब्जर्वेटरी है इसमें हमने कितने डिज़ाइन किए हुए हमारे टेलीस्कोप हैं जिनको हमने बनाया और उनसे हमने सफलता अर्जित की है। अन्य से तारों को, ग्रहों को, जैसे धूमकेतु भी देखा गया, ऑर्बिट्स को, अन्य और भी कोई ऑब्जेक्ट्स को, तो इतने मतलब उन सब की हमें उपलब्धि भी पता रहे, उनके नाम और कैसे डिज़ाइन किया गया और कितने समय में वो बन के हमारे यहाँ स्टिल हो गए। तो PRL का जो सबसे पुराना जो टेलीस्कोप है 1.2 मीटर का है, इसको बनाया था इसरो के शार सेंटर में, और उसको स्थापित किया, आई थिंक 10 साल लगा था वो बनने में। तो वो 1995 में 94 से लगातार यूज़ में रहा है। एंड उसका जो यंत्र लगे हैं उस पर, तो वो सभी भी PRL में बने हैं। लगभग सबके सब अच्छे से अच्छे काम करने वाले यंत्र हैं, एंड सब यहाँ पे ही बने हैं, PRL में ही बने हैं। उसके अलावा 3 और टेलीस्कोप है, एक 2.5 मीटर का है व्यास, और दूसरा 2 छोटे वाले हैं 43 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ये सभी अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए डाले गए हैं, और कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन चलते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 3i एटलस जैसे दुर्लभ पिंडों को देखने के लिए हमें पूर्ण अंधकार की आवश्यकता होती है। जब धरती से बहुत अधिक रोशनी आसमान की ओर जाती है तो ये एक धुंध पैदा करती है, और इस धुंध के कारण टेलीस्कोप बारीक जानकारियों को नहीं पकड़ पाता, और जो वे बारीक जानकारियां किसी अन्य सौर मंडल के रहस्य को खोलने के लिए जरूरी हैं। 3i एटलस की गति इतनी तेज है कि जरा सी चूक हमेशा के लिए उसे हमारी पहुंच से दूर कर सकती है। तो कुल मिला के कैसे माउंट आबू के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि वे इस विदेशी या अन्य सौर मंडल के एक धूमकेतु की छोटी से छोटी जानकारी जुटा रहे हैं। वे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धूमकेतु किस धातु से बना है या किस गैस से बना है, क्या इसके मूल सौर मंडल में भी जीवन की कोई संभावना हो सकती है, या फिर ये ब्रह्मांड के किसी एक ऐसे कोने से आया है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं है। भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारे वैज्ञानिक दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो ये जैसे धूमकेतु तो सूर्यमंडल के पार्ट होते हैं जनरली, जो भी देखे गए हैं। अब इसमें ये जो धूमकेतु की जो अभी न्यूज़ में छाई हुई है, ये
हमारे सूर्यमंडल की नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है और बहुत ही तेज़ी से निकल जा रहा है अपने सूर्य के पास से गुजरते हुए। तो इसीलिए उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, महत्व ज़्यादा है कि ये दूसरे ग्रह से जो आया है, तो ये कैसे हमारे जो धूमकेतु होते हैं उसके जैसा ही है या कुछ और है। तो हमने जो अभी खोज किया है इसके ऊपर, जो अभी ऑब्जर्वेशंस माउंट आबू से हुआ, तो उससे ये पता चल रहा है कि ये भी हमारे धूमकेतु जैसे ही, उसमें भी उसी टाइप के पदार्थ है और उसी टाइप का मटेरियल है, और जिससे कि ये पता चलता है कि ये जो सूर्य जैसे जो बना है, जिस पद्धति से बना है, उसी तरह से बाकी तारे भी बन रहे हैं और इसमें कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं है। कुछ तो डिफरेंस रहेगा ही, जैसे हर अपने सूर्यमंडल में भी जो धूमकेतु होते हैं, हर एक का अलग विशिष्टता होता है। अच्छा, इन धूमकेतु देखिए, अभी स्पेस इतना बड़ा है ना, तो इसमें टकराने का बहुत कम चांस होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो जिनका अगर गति कम होती है तो हो सकता है वो पास में आ सकते हैं और टकरा भी सकते हैं, जैसे जुपिटर के साथ हुआ ही था, कुछ आपको याद होगा 1995 में एक कॉमेट था, वो टूट के जुपिटर में घुसा था पूरा। तो ऐसे होता ही है, और धरती पे भी आके गिरा है 1908 में, आपको याद होगा साइबेरिया में एक गिरा था उल्का पिंड। तो ऐसे होते रहते हैं ऐसा। लेकिन ये जो तो उसके लिए पूरा मतलब विश्व में लोग काम कर रहे हैं इस टॉपिक पे, कि ऐसे जो भी डेंजरस जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका मैपिंग हो सके, अवलोकन हो सके, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये कहाँ से जा रहे हैं और कैसे निकल जाएंगे। तो अभी तक जो भी हमने देखा है उसमें कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई आके टकराएगा इन द नियर फ्यूचर। तो फिर वो तो पहले से ही पता चल जाता है कि ऑब्जर्विंग सीजन जो हमारा शुरू होता है, ऑब्जर्विंग सीजन शुरू होता है अक्टूबर नवंबर से। तो ये हमारे जो ऑब्जर्विंग सीजन इस साल का है, उसकी शुरुआत बहुत ही अद्भुत हुई है, बहुत ही अच्छे से हुई है। हमने एक ऐसे पुच्छल तारे की डिटेल स्टडी से शुरुआत करी है इस ऑब्जर्विंग सीजन की, जो कि अपने की सौर मंडल का नहीं है। और इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि अपने सौर मंडल से बाहर का कोई पुच्छल तारा, और अगर वो सिमिलर चीज़ें ले करके आता है, जैसे उसमें सिमिलर केमिकल पाए जाते हैं, सिमिलर एलिमेंट से बना होता है, जैसे कि हमारे सौर मंडल के पुच्छल तारे, तो ये दर्शाता है कि समहाउ जो सौर मंडल है जो अपना बना है और दूसरे जो सौर मंडल बने हैं, उन दोनों के बनने की प्रक्रिया समव्हाट सिमिलर है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। आप जैसे बोल रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग दौर है कि हमने शुरुआत ही अपने ऑब्जर्विंग सीजन इतनी एक्साइटिंग न्यूज़ से करी है। सर, जनवरी में अपन ने जुपिटर से एक खोज किया था ग्रह, हाँ, तो पारस से। अब ब्रह्मा भी हमारे पास है, तो हम कितनी और आगे तक जा रहे हैं? कर रहे हैं हमारे नए टेलीस्कोप, जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया है, और उसके द्वारा एक लिगेसी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है पारस। और बेसिकली इसके द्वारा पारस 1 और पारस 2, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऐसे ग्रहों की खोज करते हैं जो दूसरे तारों की चारों तरफ होते हैं। तो उनका हम खोज करते हैं कि वो उनका मास क्या है, उनका साइज़ क्या है, उनकी सन से दूरी क्या है, और हमें ट्राई करने की कोशिश करते हैं क्या वो जो तारे हैं जो जुपिटर टाइप के हैं, सैटर्न टाइप के हैं, या कोशिश हमारी है कुछ हमें क्या अर्थ टाइप का मिल सकता है कुछ विगत सालों में। सर, तो पीआरएल की अगर बात करें तो ब्लैक होल्स में हमने कितने धूमकेतु अभी तक खोज लिए हैं? पीआरएल का एक ग्रुप जो है ब्लैक होल्स पे भी काम करता है, लेकिन ब्लैक होल्स एक बहुत ही दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, उनका धूमकेतुओं से कोई लेना देना नहीं है। ब्लैक होल्स जो है कोई तारा है जो बड़ा तारा होता है, जो भारी है, वो जब मरता है तो उसके सेंटर का पूरा भाग जो है ब्लैक होल बनाता है। तो ब्लैक होल एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं जो तारे के मरने के बाद बनते हैं, तो उनका धूमकेतुओं से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पीआरएल माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी फैसिलिटी बहुत ही एक्सटेंसिवली बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रोज़ स्टडी करती है जब जब अवेलेबल होती है नाइट्स, जिनमें ब्लैक होल उनके सेंटर पे पाया जाता है और उससे कुछ कुछ एक्टिविटीज़
दिखती रहती हैं। अभी जो हमें नया मिला है धूमकेतु, इसका नाम क्या दिया हमने? धूमकेतु जो मिला है उसका जो नाम है जो है दो नाम रखे गए हैं। एक तो जिसने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे नाम है 3I/एटलस बोलते हैं। 3I इसलिए कि थर्ड आई का मतलब है कि ये इंटरस्टेलर है, मतलब हमारे जो है सौर मंडल से बाहर का है। एटलस है जिसने उसको खोजा है। दूसरा नाम जो इसको IAU ने दिया है उसको बोलते हैं C2025 और N1। तो ये टेक्निकल नेम है जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है डेजिग्नेट करता है। और पहली खोज इसकी एटलस जो जिसका टेलीस्कोप चिली में लगा है उसके द्वारा किया गया। और PRL माउंट आबू का योगदान इस खोज में अतुलनीय है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि विज्ञान के इन मंदिरों को हम प्रदूषण और रोशनी से कैसे बचाएंगे, अनचाही रोशनी से। अगर इसी तरह लाइट पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो भविष्य में हम शायद ही ऐसे अजनबी धूमकेतुओं का स्वागत कर पाएं। 3I एटलस अभी हमारे सौर मंडल के भीतर हैं, तेजी से बाहर निकलने की ओर अग्रसर हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, हर सेकंड कीमती है। हर इमेज जो टेलीस्कोप के जरिए ली जा रही है वह विज्ञान की नई इबारत लिख रही है। क्या हम इस चुनौती को पार कर सकेंगे? क्या राजस्थान की पहाड़ियों से शुरू हुआ यह सफर ब्रह्मांड के सबसे बड़े सच से पर्दा उठा पाएगा? यह रिपोर्ट इसी दिशा में एक प्रयास है, क्योंकि खगोल विज्ञान केवल तारों को देखना नहीं बल्कि यह हमारे अस्तित्व की खोज है। जब हम 3I एटलस को देखते हैं तो हम केवल एक पत्थर या बर्फ के टुकड़े को नहीं देख रहे, बल्कि एक ऐसे संदेशवाहक को देख रहे होते हैं जो अरबों मील दूर से किसी दूसरे सूरज का पैगाम लेके आया है। इवेंट रिकॉर्ड में आई है, जो न्यूज में आ रहा है, कॉमेट 3I/एटलस। इसका एक्चुअली जो नाम है, ये एक कॉमेट है जो माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी से बहुत ही अच्छा डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसमें उसका कोमा बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है और उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई है अपने हिस्टोरिकल टेलीस्कोप जो कि पिछले 30 सालों से कार्यरत है 1.2 मीटर का, और उसको इस्तेमाल करके काफ़ी जो है अच्छी स्टडी की जा रही है। ये एक कॉमेट है, और कॉमेट यानी पुच्छल तारा। ये पुच्छल तारा क्यों यूनिक है? क्योंकि ये ऐसा पुच्छल तारा है जो तीसरा ऐसा है कि जो माना जा रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर किया हुआ है। इसलिए भी ये पर्टिकुलर जो पुच्छल तारा है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही यूनिक ऑब्जेक्ट बनता है। और जब से ये डिस्कवरी हुई है एक्चुअली नासा का फंडेड एक एरे ऑफ टेलीस्कोप है, जिसमें 3-4 टेलीस्कोप्स हैं जो स्काई को सर्वे करते हैं, और उन्होंने पहली बार इस कॉमेट को देखा। जब से उस कॉमेट की डिस्कवरी हुई तब से PRL माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी स्टाफ इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही हमारी स्काई में अवेलेबल होगा हम इसकी डीप स्टडी करेंगे। और नवंबर 11-12 के बाद ये हमें आधे घंटे मिलना शुरू हुआ, जो कि बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आधे घंटे के लिए ही अवेलेबल था। तब से हमने इसको पिन पॉइंट करना शुरू किया, और तब से लेकर के 12, 13, 14 हम हर रात इसको चाहे तो स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, चाहे इमेज ले रहे हैं, और ये रोज़ाना स्टडी किया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल में ये इसकी न्यूज़ जो है हमारे इसरो के सोशल प्लेटफॉर्म पे फीचर हुई है, और काफ़ी बाकी सारे जो है न्यूज़ चैनल्स ने भी काफ़ी इसको जो है हाईलाइट किया है, और फर्दर और ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी जो है की जा रही है, और ज़्यादा रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी विगत 30-32 सालों से जो है अनेकों अलग अलग टाइप के रिसर्च में जो है अपना योगदान देता रहा है। जैसे कि अगर हम इसी क्षेत्र में लें तो ये पहला कॉमेट नहीं है जिसको माउंट आबू ने ऑब्जर्व किया है, बल्कि बहुत सारे और भी कॉमेट को माउंट आबू ने ऑब्जर्व किया है, उसकी स्टडी की है। और अभी जो हाल फिलहाल में भी हमने जो स्टडी की है, इससे ये पता चला है कि जो ये वाला कॉमेट है, भले ये सुदूर तारे के चारों तरफ से आ रहा होगा, लेकिन इसमें भी जो जैसे पानी के वाष्प के या CO2 के जो कंसंट्रेशन मिल रहे हैं, वो ऐसे मिल रहे हैं कि हाँ ये किसी जो है मतलब सिमिलरिटीज़ कुछ दिखा रहा है, जो वोलेटाइल्स जिनको बोलते हैं।
फर्दर स्टडीज़ के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, फर्दर स्टडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने पूछा कि और क्या-क्या स्टडीज़ होती है माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी से, तो माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी से एक बहुत ही आइकॉनिक काम होता है कि हम दूसरे तारों के चारों तरफ अर्थ, जुपिटर और सैटर्न जैसे नए ग्रहों की खोज में भी संलिप्त हैं, जिसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, जैसे पारस और पारस 1। तो हमारे पास अभी नया टेलीस्कोप भी है जिसके साथ हम और दूसरे भी स्टडीज़ कर रहे हैं। यहाँ के जो छात्र तकनीकी कोर्सेज में पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, उनके लिए ऑब्जर्वेटरी में इंटर्नशिप करने के कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो छात्र अव्वल हैं जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, वो प्रॉपर चैनल से अगर हमें कांटेक्ट करें तो ऑब्जर्वेटरी में जो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर वो काम करके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जो उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। माउंट आबू की ये लैब उस पैगाम को डिकोड करने में लगी हैं। आने वाले दिनों में 3i एटलस को लेकर और भी खुलासे होने की उम्मीद है। हमारी नजरें गुरुशेखर की उस चोटी पर और उस खुलते हुए डोम पर टिकी रहेंगी जो हमें सितारों से पार ले जाने का रास्ता दिखाता है। क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। थिंक 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।